आज की बात की शुरुआत एक बुरी खबर से करनी पड़ेगी। इस बात के संकेत मिले हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग फिर से शुरू हो सकती है और इस बार ये जंग काफी तेज होने की संभावना है। असल में ईरान की तरफ से जो शांति प्रस्ताव भेजा गया था उसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सिर्फ टाइम पास कर रहा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। अब अमेरिका और इंतजार नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्यों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इजराइल ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान पर हमले कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अगर जंग फिर से शुरू होती है तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के संकट को इस दशक की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती, ग्लोबल चैलेंज बताया है। मोदी ने कहा कि भारत भी इसके असर से बच नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे देश कोरोना के संकट से लड़ा था वैसे ही इस चुनौती से भी निपटेगा। इसमें सरकार को लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। इस युद्ध का दुनिया के किन किन देशों पर कितना असर पड़ा, हमारा देश अब तक इस क्राइसिस का मुकाबला कैसे कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से गोल्ड न खरीदने, फॉरेन टूर कम करने और कारपूल करने की अपील क्यों की। इन सारी बातों का जंग से क्या संबंध है? आपकी छोटी सी पहल क्या देश की बहुत बड़ी मदद कर सकती है, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आखिर दुनिया भर में इतनी टेंशन क्यों है, जंग फिर से शुरू होने के आसार क्यों बने। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा। दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे। सेंसेक्स 1312 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में 360 पॉइंट की गिरावट आई। रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। $1 95.32 रुपए हो गया, 95.32। ये सब ट्रंप के ऐलान का असर है, क्योंकि दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई को लेकर आशंका है, डर है, और अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर की 20% एनर्जी की सप्लाई होती है। कच्चा तेल, LNG, डीजल और फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में जाते हैं। 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से LNG की सप्लाई ठप हो गई है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब बंद हो गया है। इसीलिए इन सब चीज़ों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। लाजमी है, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी नीड्स का 85 से 90% ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का भी एक बड़ा हिस्सा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से यह अपील क्यों की? अगर आम लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या फर्क पड़ेगा, यह मैं आपको फिगर्स के जरिए समझाता हूं। असल में हमारे देश में सोना खरीदने की परंपरा है। जिसके पास सोना होता है उसे एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। लोग जब भी बचत करते हैं तो उससे सोना खरीद लेते हैं। शादी ब्याह में सोना देने का रिवाज है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है और इसका 90 से 95% हम विदेश से खरीदते हैं। भारत हर साल दूसरे देशों से करीब $775 बिलियन का सामान खरीदता है। इसका लगभग 10% यानी $72 बिलियन, $72 बिलियन सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने पर खर्च होता है। वैसे हालात पर सरकार की पैनी नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। आज GOM की 5वीं मीटिंग हुई। इसमें राजनाथ सिंह के अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और उनके विभागों के सचिव भी शामिल थे। मीटिंग के बाद
राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है वो देश के लोगों को टेंशन में डालने के लिए नहीं, सावधान करने और सहयोग के लिए की गई है। देश में ऑयल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। सरकार जरूरी सामान की सप्लाई नॉर्मल रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अश्विनी वैष्णव की बात सही है कि मिडिल ईस्ट के हालात का असर पूरी दुनिया पर हुआ है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल 50% तक महंगा हो गया है। यूरोप में गैस की कीमत 60% तक बढ़ गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में गैस और तेल के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। यूरोप में इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे देश महंगे तेल और गैस के असर से निपटने के लिए लोगों को सब्सिडी देने के लिए मजबूर हैं। जर्मनी और इटली में इंडस्ट्रियल आउटपुट घट गया है। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में जेट फ्यूल की किल्लत बढ़ गई है। क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन बाधित होने से जापान की ऑटो इंडस्ट्री को भी काफी तगड़ा झटका लगा है। जापान की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा को करीब $5 बिलियन का नुकसान हुआ है। साउथ कोरिया में सरकार ने तेल कंपनियों के दाम बढ़ाने पर रोक लगा दी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेफ्टा के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टामर को युद्ध की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ने का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने आम लोगों से अपील करके ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए जो पब्लिक का है और तेल बचाने की अपील की। अश्विनी वैष्णव की बात सही है कि मिडिल ईस्ट के हालात का असर पूरी दुनिया पर हुआ है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल 50% तक महंगा हो गया है। यूरोप में गैस की कीमत 60% तक बढ़ गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में गैस और तेल के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। यूरोप में इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे देश महंगे तेल और गैस के असर से निपटने के लिए लोगों को सब्सिडी देने के लिए मजबूर हैं। जर्मनी और इटली में इंडस्ट्रियल आउटपुट घट गया है। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में जेट फ्यूल की किल्लत बढ़ गई है। क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन बाधित होने से जापान की ऑटो इंडस्ट्री को भी काफी तगड़ा झटका लगा है। जापान की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा को करीब $5 बिलियन का नुकसान हुआ है। साउथ कोरिया में सरकार ने तेल कंपनियों के दाम बढ़ाने पर रोक लगा दी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेफ्टा के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टामर को युद्ध की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ने का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने आम लोगों से अपील करके ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए जो पब्लिक का है और तेल बचाने की अपील की। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। दिलीप घोष को ग्रामीण विकास और प्राणी विकास मंत्रालय मिला है। अग्निमित्रा पॉल को महिला और बाल कल्याण के साथ साथ लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय के साथ साथ युवा कल्याण और खेल विभाग दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को फूड डिपार्टमेंट और खुदीराम टुडू को आदिवासी विकास मंत्रालय दिया गया है। फिलहाल फाइनेंस, होम और हेल्थ जैसे बड़े विभाग शुभेंदु अधिकारी के पास ही रहेंगे, क्योंकि अभी और मंत्री बनाए जाने हैं। विभागों के बंटवारे के बाद नई सरकार की पहली मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। आज बंगाल से एक और बड़ी खबर आई। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के केस में पुलिस ने मयंक शर्मा, विक्की सिंह और राज नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मयंक शर्मा, विक्की सिंह मौर्य बिहार के बक्सर से पकड़े गए, जबकि राज को बलिया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 24 मई तक के लिए पुलिस के कस्टडी में भेज दिया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सरकार का गठन हो गया है। चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय ने पहले दिन से अपने वादों पर अमल भी शुरू कर दिया। तमिलनाडु में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सोशल टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का नाम विजय ने रखा है सिंगपेन। टास्क फोर्स को आईजीपी लेवल की अफसर लीड करेंगी। इसमें 1 एसपी, 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिसकर्मी समेत कुल 36 अफसर होंगे। अब तमिलनाडु में तो नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा कल शपथ लेंगे। लेकिन केरल में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री के नाम का फैसला दिल्ली से होता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए फैसला करना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, जबकि केरल में यूडीएफ की सहयोगी पार्टियां भी टी सतीशन को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहती हैं। पता यह लगा कि कल दिल्ली में फिर मीटिंग होगी और हो सकता है कि कल ही केरल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाए। अब गुजरात की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सनातन पर हमले हजारों साल से हो रहे हैं, लेकिन सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले खुद मिट गए। असल में मोदी आज गुजरात में थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर 5 दिन का अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मोदी एयरपोर्ट से सोमनाथ मंदिर तक खुली गाड़ी में गए, रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने मोदी का स्वागत किया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान से भगवान सोमनाथ की पूजा की। सोमनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज राजस्थान से एक बार फिर बुरी खबर आई है। नीट एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर से लाखों स्टूडेंट्स के दिल टूट गए, वो टेंशन में है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल पेपर लीक की बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन राजस्थान एसओजी इस मामले की जांच कर रही है। एसओजी ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हुआ यह कि 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और 7 मई को पेपर लीक की शिकायत पुलिस से की गई। आज राजस्थान से एक बार फिर बुरी खबर आई है। नीट एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर से लाखों स्टूडेंट्स के दिल टूट गए, वो टेंशन में है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल पेपर लीक की बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन राजस्थान एसओजी इस मामले की जांच कर रही है। एसओजी ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हुआ यह कि 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और 7 मई को पेपर लीक की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत करने वालों का दावा है कि नीट एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया था। हाथ से लिखे 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे और इस गेस्ट पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए। यानी 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो मार्केट में था। अब ये गेस्ट पेपर किसने बनाया, इसको लेकर 2 थ्योरी हैं। अब मैं आपको बताता हूं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 नई किताबों के बारे में, द बेंच, द बार एंड द बिजार, और दूसरी किताब है द लॉफुल, द ऑफुल। ये 2 किताबें तुषार मेहता की लिखी हुई हैं। इन दोनों का विमोचन किया होम मिनिस्टर अमित शाह ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। अमित शाह ने कहा कि अगर तुषार मेहता विदेशी कोर्ट के बारे में लिखने के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारे देश की अदालतों के बारे में भी लिखते तो अच्छा होता।